नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है। द मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस। मेटल को अलग अलग रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। डिस्क्राइब अबो आर नॉट वेरी प्योर। जितना में हमने ऊपर डिस्क्राइब किया है उसमें हम प्योर फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। द कंटेन इम्प्योरिटीज़, उनमें इम्प्योरिटीज़ रह जाती है। विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल, जिसे रिमूव करके प्योर मेटल हम ऑब्टेन कर लेते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है रिफाइनिंग, जो इम्प्योर मेटल को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता है। अब इसमें रिफाइनिंग करना जैसे क्या है वो देखिए आप। इसमें क्या कर देते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक एनोड है और दूसरा कैथोड है, और उसके अंदर कोई एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल देते हैं। अब ये एनोड पर इम्प्योर मेटल रख देते हैं और कैथोड पर प्योर मेटल रख देते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है और कैथोड पर आकर डिपॉजिट हो जाता है मेटल से रिएक्ट करके, और ये इम्प्योरिटी जो है वो इसके अंदर सबमिट हो जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, एनोड मड कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग देखो आके क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेनी मेटल्स सच एस कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। बहुत से मेटल हैं जैसे कॉपर है, जिंक है, टिन है, निकल है, सिल्वर है, गोल्ड है, आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिकली। इनको हम इलेक्ट्रोलिकली रिफाइन करते हैं। किस किस को, कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। इम्प्योर मेटल को एनोड पर रखा जाता है एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड टू एथोड। और एक प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप को हम कैथोड पर रख देते हैं, है ना। अ सोल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज़ यूज एन इलेक्ट्रोलाइट। और मेटल सॉल्ट का जो सोल्यूशन है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यूज करते हैं। द अपरेटस इज सेट अपॉन सोल्व फिगर। अपरेटस जैसा भी हमने बताया वैसा हम इसको फिट कर लेते हैं। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करते हैं, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। प्योर मेटल जो है वो डिजोल्व होने लगेगा इलेक्ट्रोलाइट में, और एन इक्विवेलेंट ऑफ प्योर मेटल क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिट ऑन द कैथोड। उसकी कुछ अमाउंट जो है वो कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होने लग जाती है। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू सॉल्यूशन। और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो सॉल्यूशन में चली जाती हैं। वेर जबकि द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड। और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो एनोड के बॉटम में चली जाती है, जिसे हम एनोड मड कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, एनोड मड कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग समझ में आया होगा। आगे देखो, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखो आप। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। पहला आता है मिनरल्स, दूसरा और, तीसरा गिंग। नेम टू मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। कौन से दो मेटल है जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। कौन सी केमिकल प्रोसेस है जो मेटल को हम ऑक्साइड से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कोरोजन, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन इन चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या है, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम। जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं, सिल्वर मेटल जो होती है, वो जैसे ही हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको किसमें, एयर में, तो किस कलर की हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विथ सल्फर इन द एयर।
ये क्यों हो जाती है ब्लैक? क्योंकि ये सल्फर से एयर में रिएक्शन कर लेती है टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड की क्या हो जाती है? कोटिंग बन जाती है। ये सिल्वर सल्फाइड है, इसकी कोटिंग बन जाती है क्योंकि एयर में सल्फर की अमाउंट रहता है और सिल्वर आर्टिकल जो रहता है उससे रिएक्ट कर लेता है। ठीक है। कॉपर रिएक्ट विथ मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। और कॉपर भी क्या कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है जो एयर में, एंड स्लोली लॉसेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस। और उसकी जो शाइनी ब्राउन सरफेस है ना उसको लॉस कर देता है, एंड गेन अ ग्रीन कोट, और एक ग्रीन कोट, ग्रीन कवर गेन कर लेता है। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कार्बन कॉपर कार्बोनेट। और ये जो ग्रीन सब्सटेंस है ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है। इसी तरह आयरन भी देखें, आयरन को जैसे ही आप मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करोगे लंबे समय के लिए तो उसके ऊपर भी एक ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस बन जाता है जिसे हम रस्ट कहते हैं। लेट अस फाइंड आउट द कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट। एक कंडीशन देख लेते हैं कैसे क्या फाइंड आउट होता है। तो इसके लिए हम एक्टिविटी 3.14 करते हैं। टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस क्लीन आयरन नेल इन ईच द। 3 टेस्ट ट्यूब लो और उसमें क्लीन आयरन नेल रख दें और उन पर लेबल कर दें टेस्ट ट्यूब में A, B एंड C। प्योर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब A एंड कॉर्क इट। ये कॉर्क है, ठीक है। तो इसमें हम प्योर क्या कर देते हैं, इसमें टेस्ट ट्यूब में लेबल कर देते हैं हम प्योर बॉइल्ड डिस्टिल वाटर इन टेस्ट ट्यूब B, और टेस्ट ट्यूब B में डिस्टिल ऑयल को बॉईल कर दें, एंड अबाउट 1 ml ऑफ ऑयल, और लगभग 1 ml ऑयल आप उसके अंदर ऐड कर दें और कॉर्क लगा दें। द ऑयल विल फ्लोट ऑन द वाटर। ऑयल जो होगा वो वाटर पे फ्लोट होगा, एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन वाटर। और वो एयर से उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्या है? पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब C। और टेस्ट ट्यूब C में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं और फिर कॉर्क लगा देते हैं। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है। इफ़ एनी फ्रॉम एयर लीव दिस टेस्ट ट्यूब फॉर अ फ्यू डेज, है ना, कुछ दिन के लिए हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये देखिए आप, ये 3 टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है, A, B, C। अब हम इसमें क्या तीनों में कॉर्क लगा रहे हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दिया हमने। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं इसमें, और इसमें हमने क्या डाला है? वाटर डाला है और उसके ऊपर ऑयल डाल दिया है, और इसमें वाटर ही है। हम देखें ये जो ऑयल है ये प्रिवेंट करता है एयर से, और ये कैल्शियम एनहाइड्रस है जो भी क्या काम कर रहा है, ये पूरे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन इसमें वाटर रहता है जिसके कारण वो रिएक्ट करके इस देखना यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, जो आयरन है वो उस पर रस्ट आ गया, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल रस्ट इन टेस्ट ट्यूब A। आपने ऑब्जर्व किया कि जो टेस्ट ट्यूब A है उस पर रस्ट आ गया, बट दे डू नॉट रस्ट इन टेस्ट ट्यूब B एंड C। लेकिन टेस्ट ट्यूब B और C में कोई रस्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा। इन द टेस्ट ट्यूब A द नेल आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर। लेकिन यहाँ देखो, दो नेल जो रहती है ना वो किस में हो गई? एयर और वाटर दोनों में एक्सपोज हो गई टेस्ट ट्यूब में। इन द टेस्ट ट्यूब B द नेल आर एक्सपोज ओनली वाटर, एंड द नेल in test tube B is exposed to dry air. What does this about the condition under which iron articles? तो ये इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। अब ये तो रस्टिंग हो रही थी प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि कैसे प्रिवेंट करते हैं आप प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। उस कोरोजन से और रस्टिंग ऑफ आयरन से कैसे प्रिवेंट करते हैं? तो द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। आप उसको पेंटिंग के द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑयलिंग के द्वारा कर सकते हैं। ग्रेसिंग के द्वारा कर सकते हैं। गैल्वेनाइजिंग के द्वारा कर सकते हैं। क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलोस, इसके द्वारा। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो गैल्वेनाइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ
protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc. स्टील और आयरन की जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक मेटल है जिसका नाम है जिंक, उसकी लेयर हम चढ़ा देते हैं. द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेन रस्टिंग इफ वी इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन. क्योंकि जिंक की जो कोटिंग होती है वो ब्रोक हो जाती है, लेकिन आयरन और स्टील की कोटिंग जो है वो बच जाती है. कैन यू रीजन दिस आउट? आप इसका कारण समझते हैं कि ऐसा क्यों? तो देखिए, एलोइंग इज़ अ वेरी गुड मेथड फॉर इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. जो एलोइंग होती है वो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है किसी मेटल की. ठीक है, वी कैन गेट द डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड. हम इस मेथड के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार जो भी प्रॉपर्टी उसमें करना चाहते हैं वैसा हम प्रॉपर्टी हम उसको कर देते हैं. मतलब हमारी इच्छा के अनुसार जो भी प्रॉपर्टी हम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आयरन द मोस्ट वाइडली यूज मेटल. आपको पता है जो आयरन होता है वो सबसे ज़्यादा मेटल यूज किया जाता है, बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट. लेकिन इसको प्योर स्टेट में यूज़ नहीं करते हैं. दिस इज़ बिकॉज प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच इजीली व्हेन हॉट. जब इसको गर्म कर देते हैं ना तो ये बहुत आसानी से स्ट्रेच हो जाता है. बट इफ़ इट इज़ मिक्सड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, लेकिन जैसे कुछ स्मॉल अमाउंट में कार्बन को अगर जैसे ही इसमें मिक्स किया अबाउट 0.05%, इट बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. ये हार्ड हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा. व्हेन आयरन इज़ मिक्सड विथ निकल एंड क्रोमियम. जब निकल और क्रोमियम में इसको मिक्स कर देते हैं, किसमें? निकल और क्रोमियम में, वी गेट स्टेनलेस स्टील. तो स्टेनलेस स्टील बनता है. तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? निकल होता है, क्रोमियम होता है ना. विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट. जो कि हार्ड हो जाएगा और रस्ट नहीं होगा. दस इफ आयरन इज मिक्सड विथ सम अदर सब्सटेंस. अतः अगर कोई दूसरे सब्सटेंस में इसमें आयरन में मिक्स कर देते हैं, इट्स प्रॉपर्टी चेंज. तो इसकी प्रॉपर्टी में परिवर्तन आ जाता है. इनफैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड इफ इट इज मिक्सड विथ सम अदर सब्सटेंस. इसका मतलब यह है कि अगर किसी मेटल में हम कोई अदर दूसरा सब्सटेंस को मिक्स कर दें तो उसकी प्रॉपर्टी में परिवर्तन हो जाता है. द सब्सटेंस एडेड मे बी अ मेटल आर नॉन मेटल. और वो सब्सटेंस क्या हो सकता है? मेटल हो सकता है या नॉन मेटल हो सकता है. एन एलॉय इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर. एलॉय जो है वो कैसा मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर मेटल. दो या दो से अधिक मेटल का. आर अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, या मेटल या नॉन मेटल का. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल. इसको पहले हम मेटल को प्रिपेयर करने से पहले उसको मेल्ट करते हैं. एंड देन डिजोल्विंग द एलिमेंट अदर एलिमेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन. और दूसरे मेटल से हम इसको एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में डिजोल्व करते हैं. इट इज़ देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर. और फिर रूम टेम्परेचर में हम उसको क्या करते हैं? कूल करते हैं. तो इस तरीके से हम एलॉय फॉर्म कर सकते हैं. प्योर गोल्ड नॉन 24 कैरेट गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट. जो प्योर गोल्ड होता है जिसे हम बोलते हैं उसे हम कैरेट में मेज़र करते हैं, और 24 कैरेट जो होता है वो गोल्ड की प्योरिटी बताता है. इट इज़ देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी. लेकिन ये ज्वेलरी बनाने के लिए सुटेबल नहीं होता है. इट इज़ अलाउड विथ आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड. हम इसको कॉपर या सिल्वर के साथ अलॉय बना लेते हैं जिसके कारण ये हार्ड हो जाता है. जनरली इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स. जनरली भारत में जो होता है 22 कैरेट गोल्ड का उपयोग किया जाता है ज्वेलरी बनाने में. इट मीन्स दैट 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड एंड एलॉयड विथ 2 पार्ट्स ऑफ कॉपर और सिल्वर, जिसमें 2 पार्ट्स कॉपर या सिल्वर का हम उसमें मिक्स करते हैं. ठीक है. इफ़ वन ऑफ द मेटल इज़ मरकरी. लेकिन अगर मरकरी होती है तो देन द एलॉय इज़ नोन एज अमलगम. तो उसे हम अमलगम कहते हैं. अगर इनमें से कोई एक मरकरी होगी तो हम उसको अमलगम कहेंगे.
द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो प्योर मेल्ट की अपेक्षा कम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रास एन एलॉय कॉपर एंड जिंक। ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। एंड ब्रॉन्ज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। और ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन का एलॉय होता है, बट आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। फिर इज कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, जबकि कॉपर जो है उसका यूज किस में करते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में यूज करते हैं। शोल्डर एंड एलॉय ऑफ लीड एंड टिन। जो शोल्डर है उसे लीड और टिन का एलॉय बना जाता है। हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। और इलेक्ट्रिकल वायर्स की वेल्डिंग करने में उसका यूज किया जाता है। द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी। आपने भारतीय कुछ मेटलर्जी देखी होगी। देखो आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में एक आयरन पिलर है। वॉज बिल्ट मोर देन 1600 ईयर्स एगो, जो 1600 साल से पहले से बना हुआ है। बाय द आयरन वर्कर ऑफ इंडिया, जो आयरन पे काम करने वाले जो वर्कर थे भारत में, उन्होंने बनाया। द हैड डेवलप्ड अ प्रोसेस विच प्रिवेंट फ्रॉम आयरन रस्टिंग। और उन्होंने वो प्रोसेस अप्लाई की कि ये रस्ट से बचाया जा सके। फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस इट हैज़ बीन एग्जामाइंड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सारे पार्ट से साइंटिस्ट आए और उसकी जो रस्ट रेजिस्टेंस की क्वालिटी को उन्होंने क्या किया? मेज़र किया। द आयरन पिलर इज़ 8 मीटर हाई एंड वेट 6 टन। 6 टन मतलब 6000 किलोग्राम। अभी तक वो रस्ट नहीं हुआ उसमें, है ना। कुछ क्वेश्चन से है, देखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मेटल ऑक्साइड जिंक मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग पार्ट्स। जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये ऑक्साइड है, उसको आप मेटल से रिएक्ट करें, मैग्नीशियम से करें, कॉपर से करें, क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि इनमें से किस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली, कौन से मेटल इजिली कोरोड नहीं होती। व्हाट आर एलॉयज, एलॉयज क्या होते हैं, ये चीज़ें। आ गया, आपने क्या क्या डिस्कस किया वो देखो। एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल। एलिमेंट को हमने क्लासीफाई किया किस किस में? मेटल और नॉन मेटल में। मेटल आर लस्टर, मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल कैसे होते हैं? लस्टर होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के एक अच्छे कंडक्टर होते हैं। दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होते हैं, है ना। एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज़ अ लिक्विड। सो मर्करी जो होता है वो लिक्विड होता है। मेटल कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं? नॉन मेटल को। मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बेसिक ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो टू प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इनके ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। अलग अलग मेटल जो हो रहते हैं वो अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं, वाटर के साथ भी और एसिड के साथ भी। ठीक है, A list of common metal arranged in order of their decreasing reactivity is known as the activity series। और उनको हम एक रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर अरेंज करते हैं, डिक्रीज रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर अरेंज करते हैं, तो एक सीरीज प्राप्त होती है जिसे हम एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। मेटल अबो हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। मेटल के ऊपर जितनी भी हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स होती है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन।
सॉल्ट सोल्यूशन में से एक अधिक में ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। मेटल अकर इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। नेचर में या तो फ्री एलिमेंट के फॉर्म में पाई जाती है या कंपाउंड के फॉर्म में। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर एंड द रिफाइनिंग देम फॉर यूजिंग मेटलर्जी। हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर के द्वारा या रिफाइनिंग के द्वारा, तो उसे मेटलर्जी कहते हैं। एंड एलॉय इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। एलॉय कैसा होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है जो कि 2 और मोर मेटल से मिलकर बना होता है ना। The surface of some metals such as iron is corrode when they are exposed moist air of a long period of time। जैसे आयरन है और मेटल्स को अगर हम एयर में खुला छोड़ देते हैं तो लंबे समय तक रखने पर उस पर एक रस्ट फॉर्म हो जाता है, उसे हम कोरोजन कहते हैं। नॉन मेटल है प्रॉपर्टी अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल। नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल की प्रॉपर्टी से अपोजिट होती है। दे आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। ना तो वो मेलेबल होती है ना ही डक्टाइल होती है। दे आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ऑफ ग्रेफाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। है ना, ग्रेफाइट जो होता है वो एक्सेप्शन में है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नॉन मेटल फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन व्हेन रिएक्टिंग विथ मेटल। जब नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है जिस पर उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। नॉन मेटल फॉर्म ऑक्साइड विच आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। नॉन मेटल दो तरीके का ऑक्साइड फॉर्म करता है, एक एसिडिक और दूसरा न्यूट्रल। नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, द रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। तो ये था हमारा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आएगा वो न्यू चैप्टर को लेकर आएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स करें, ठीक है। और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें जिससे दूसरे बच्चों को भी ये वीडियो मिल सके, ताकि जो बच्चे इन चैप्टरों को अच्छे से नहीं समझ पाते वो हमारे वीडियो के माध्यम से समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।